जब सारे युद्ध समाप्त हो जाएंगे, एक तितली तब भी खूबसूरत बनी रहेगी। युद्ध क्या है, किससे है, हमें और आपको कोविड की इस दूसरी लहर में खूब पता है। लेकिन इस शो में हम बात करेंगे सिर्फ तितली की, सिर्फ उम्मीद की खबरों की जो थोक के भाव मिल रही हैं। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देख रहे हैं कोविड के इस दौर में हमारा नया शो उम्मीद की बात। इसमें हम उन लोगों, उन संस्थाओं के बारे में बात करेंगे जो इस विकट घड़ी में और सरकारों की आपराधिक लापरवाही के दौरान भी मदद कर रहे हैं, किसी की जिंदगी के लिए मसीहा बने हुए हैं। पहली खबर महाराष्ट्र के औरंगाबाद से है। ये वीडियो देखिए। औरंगाबाद के सिटी चौक सराफा इलाके में रहने वाले दलाल हार्डी के बेटे सुबोध की अर्थी जा रही है। वीडियो में अर्थी ले जाने वाले लोग कपड़ों से ही पहचान में आ रहे होंगे आपको। जी, हमारे देश में कई चीज़ें कपड़ों से पहचानी जाती हैं। 15 साल के सुबोध का अंतिम संस्कार मुसलमानों ने किया। जन्म से विकलांग सुबोध के माता पिता ने उनका बहुत इलाज करवाया, पर वो बच नहीं पाए। सुबोध की मौत की खबर जैसे ही मुस्लिम पड़ोसियों को पता चली, सब ने मिलकर उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था की। पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ सुबोध को शमशान भूमि तक ले गए और अंतिम संस्कार हुआ। वो बच्चा पहले से मतिमंद भी था और उसकी हमेशा तबीयत ख़राब रहती थी। ये लोग कलकत्ता के रहने वाले हैं प्रॉपर, और यहाँ पर इनके लोग बहुत कम होने की वजह से आज हम और हमारे पूरे दोस्त, ये टीम यहाँ पर जो है मलिक भाई, नूर इस्लाम भाई, मुन्ना सेठ, हुसैन भाई और सब बंगाली यहाँ पर जो आए हुए कलकत्ता से, हम लोग ने इसकी डेड बॉडी कैलाश शमशान भूमि में यहाँ पर लेकर इनके हिंदू के रीति रिवाज के हिसाब से हमने जो भी यहाँ संस्कार किए है। लड़का जो है पैदाइश से जो है अपंग था। उसके माँ बाप ने भी उसकी बड़ी खिदमत किया है। आज सुबह 8 बजे के आसपास जो है उसका इंतकाल हुआ है। और अभी ये कोरोना काल भी चालू है, लॉकडाउन भी चालू है। इस ताल्लुक़ से जो है उनके समाज के जो भी उनके भाई बंधु भी है, हम लोग भी है। और आज इस दौर में भी जो है मतलब हम एक आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि चाहे कोई कितनी भी राजनीति करे, हम यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हम ऐसा कुछ देखते नहीं। हम सब यहाँ पे भाई भाई आपस में एक साथ रहते हैं। हमारे सुख दुख में जो है हम एक साथ उठते बैठते हैं। तो इसीलिए हम जो है उनके अंतिम संस्कार में आए हुए हैं। तो अगली दफ़ा जब आप मज़हब के नाम पर, धर्म के नाम पर, किसी भी धर्म के कट्टरपंथी हो, अपने तर्क दें तो इन तस्वीरों को याद करिएगा कि इस देश का नागरिक, उसके लिए सबसे बड़े कंसर्न शिक्षा और स्वास्थ्य होने चाहिए। दूसरी खबर फ्रंटलाइन वर्कर्स को लेकर है। मध्य प्रदेश के बालाघाट की रहने वाली डॉक्टर प्रज्ञा महाराष्ट्र के नागपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आरएमओ के पद पर कार्यरत है। इसके अलावा वो प्रतिदिन शाम की पाली में एक दूसरे अस्पताल में भी काम करती हैं, जिसके चलते उन्हें लगभग रोज 12 घंटे से ज़्यादा वक्त तक पीपीई किट पहनकर काम करना पड़ता है। इन दिनों वो छुट्टियों में अपने घर आई थी। इस बीच कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे। देखते ही देखते रोजाना दर्ज होने वाले मामलों का आंकड़ा लाखों में पहुंच गया। ऐसे में छुट्टी के बीच ही डॉक्टर प्रज्ञा को हॉस्पिटल में रिपोर्ट करने का ऑर्डर मिला। लेकिन एक समस्या थी, लॉकडाउन के चलते नागपुर जाने के तमाम साधन ठप पड़े थे। फिर भी हालात की गंभीरता को समझते हुए डॉक्टर प्रज्ञा ने वक्त बर्बाद नहीं किया, अपनी स्कूटी निकाली और निकल पड़ी नागपुर के लिए। बालाघाट से नागपुर का सफर छोटा नहीं। डॉक्टर प्रज्ञा के घर वालों ने आपत्ति भी जताई, कहा कि इतना लंबा सफर अकेले कैसे तय करोगी। लेकिन बेटी की इच्छा शक्ति देखकर घर वालों को भी सहमति देनी पड़ी। 19 अप्रैल की अलसुबह निकली डॉक्टर प्रज्ञा उसी दोपहर नागपुर पहुंची। यहाँ तक कि पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही उन्होंने ड्यूटी भी ज्वाइन की। स्कूटी से लगभग 180 किलोमीटर तक का सफर तय करने में उन्हें तकरीबन 7 घंटे का समय लगा। प्रज्ञा ने बताया कि तेज धूप और गर्मी के साथ अधिक सामान होने से असुविधा भी हो रही थी। रास्ते में खाने पीने का भी कुछ नहीं मिला, लेकिन वो दोबारा अपने काम पर लौट आई हैं, इस बात की संतुष्टि है। इन डॉक्टर के बहाने मैं हाथ जोड़कर उन सारे हेल्थ वर्कर्स को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो सीमित संसाधनों में भी ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगियाँ बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं उम्मीद की बात में। ये खबर कॉरपोरेट से जुड़ी है। कॉरपोरेट के बारे में लोगों की आम धारणा यही रहती है कि इन्हें सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, लेकिन कुछ संस्थाएं इस पूर्वाग्रह को फिलहाल झुठला रही हैं। कुछ ऐसी संस्थाएं जिनका जिक्र जरूरी है। एमआई इंडिया ने 3 करोड़ रुपए से ज्यादा दान में देने का फैसला किया ताकि जरूरतमंदों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम हो। स्पाइस जेट ने एक कोविड टेस्टिंग वेबसाइट spicejethealth.com लॉन्च की। इस वेबसाइट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बीपीसीएल, इफको, जिंदल स्टील और पावर लिमिटेड, सेल और आर्ट सेलर, मित्तल निपॉन स्टील इंडिया जैसी
कई कंपनियां हैं जो देश भर की ऑक्सीजन की ज़रूरतों को पूरा करने में लगी हैं। इसके अलावा वेदांता भी कह रहा है कि हमारा जो प्लांट अनुमति के अभाव में बंद पड़ा है उसे हमें चालू करने दिया जाए, हम वहाँ पर ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकते हैं और ये देश को मुफ्त में देंगे। अभी कोर्ट में ये बात चल रही है। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कुछ इंडिविजुअल्स जो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से और कभी कभार उससे भी बढ़कर हेल्प करने में जुटे हैं। जैसे दिल्ली के मायापुरी इलाके में विनायक ऑक्सीजन प्लांट के मालिक, कंपनी का नाम विनायक ऑक्सीजन प्लांट, मालिक का नाम अभिषेक। उनके पास जो भी ऑक्सीजन की गुहार लेकर जा रहा है, अभिषेक उसे निराश नहीं कर रहे। बस आपको खाली सिलेंडर लेकर इनके पास जाना है। मायापुरी के एसएचओ मनोज कुमार के माध्यम से आप इन्हें संपर्क कर सकते हैं। मनोज कुमार का नंबर है 8750871121। सबसे अच्छी बात यह है कि अभिषेक का ये प्लांट ऑक्सीजन की कमर्शियल सप्लाई के वास्ते है, लेकिन इन दिनों वो अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई करने में लगे हैं और साथ ही कोई अगर निजी रूप से उनके पास खाली सिलेंडर लेकर आ रहा है तो उसमें भी वो भर रहे हैं। और इस सेवा के लिए कोई वर्किंग आवर्स नहीं रखे अभिषेक ने, मतलब आप उनके पास 24 घंटे में कभी भी जा सकते हैं। अभिषेक के इस जज्बे को भी हमारा प्रणाम। इसी तरह के एक और शख्स हैं शाहनवाज, मुंबई के मलाड इलाके में रहते हैं। उन्होंने अपनी 22 लाख की गाड़ी बेच दी। किस लिए? ताकि उसके बदले मिले पैसों से मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा सकें। भास्कर न्यूज़ के मुताबिक गाड़ी बेचकर मिले पैसों से उन्होंने 160 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे और ज़रूरतमंदों की मदद की। अब तक वो 4000 के करीब लोगों की हेल्प कर चुके हैं। इस क्रम में तीसरे शख्स हैं वाराणसी के अमन कबीर। वाराणसी के कबीर और उनका वो दोहा तो मुँह जवानी आपको याद होगा, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। इस 23 साल के शख्स पर यह बिल्कुल फिट बैठता है। अमन कबीर जो बाइक से चलते हैं, उन्होंने अपनी बाइक को एम्बुलेंस बना लिया। अजीब लगता है ना सुन के, बाइक एम्बुलेंस, लेकिन कभी कभी उम्मीदों की पैकेजिंग वाकई बड़ी अजीब होती है। अमन कबीर का काम इस कोविड काल में बेशक बढ़ गया हो, लेकिन उनका परमार्थ कोविड से कहीं पहले से चालू है। इंडिया टाइम्स के अनुसार कबीर रोड एक्सीडेंट में घायल हुए लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार लोगों की मदद करते हैं। जब से कक्षा 7 में थे तब से लोगों की मदद कर रहे हैं। अपनी बाइक एम्बुलेंस के जरिए वो हज़ारों लोगों को अस्पताल पहुंचा चुके हैं। कबीर कहते हैं कि मैंने शवगृह में एक दिन लाशों को पड़ा देखा, कोई उन्हें छूना नहीं चाहता था। मेरे लिए ये जीवन बदलने वाला क्षण था। तब से मैंने अपने जीवन का लक्ष्य ज़रूरतमंद और गरीबों की मदद करना बना लिया है। 5वीं खबर उम्मीद के सबसे सुंदर घर की है। और उम्मीद का सबसे सुंदर घर जिसे देखना हो तो किसी नवजात की निश्चल आंखों में झांक कर देखिए। नवजात जो महत्तम जीवन है। यहाँ पर हम एक महिला की कहानी बताएंगे। उनकी तस्वीर और वीडियो नहीं दिखाएंगे, उनके प्राइवेसी कंसर्न्स के चलते। नाम भी बदल दिया है। बदला हुआ नाम क्या है? सुमन। 7.5 महीने की प्रेग्नेंट थी। 5 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हुई। परिजनों ने 9 अप्रैल को सुमन को भोपाल के चिरायु अस्पताल में भर्ती कराया। 11 अप्रैल को सुमन की सिजेरियन डिलीवरी हुई, बेटी हुई। उसकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन कोरोना से सुमन की हालत बिगड़ने लगी। 15 अप्रैल को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बच्ची प्री मैच्योर थी, इस वजह से अस्पताल ने उसे ऑब्जर्वेशन में रखा। करीब 1 हफ्ते तक पाउडर वाला दूध पिलाया। फिर डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची को माँ के दूध की ज़रूरत है। काफ़ी खोजने के बाद परिवार के एक शख्स ने पूरी बात बताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला। ये वायरल हुआ और कई लोगों ने मां का दूध पहुंचाने की पोस्ट की। करीब 26 औरतों ने बच्ची को ब्रेस्ट फीड कराने की पेशकश की। कुछ महिलाओं ने यह भी कहा जब तक बच्ची को दूध की ज़रूरत है तब तक वो उसे अपने पास भी रख सकती हैं। बाद में परिवार ने बताया कि बच्ची के लिए पर्याप्त दूध की व्यवस्था हो गई है। इसी इंसानियत की वजह से आस्था बची रहती है इस मुश्किल दौर में भी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बैर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन अगर इस छठी खबर को सुनते तो शायद मंदिर मस्जिद को लेकर अपनी धारणा और कविता की ये लाइन दोनों बदल सकते थे। वजह ये वीडियो देखिए। ये श्री स्वामी नारायण मंदिर का है। श्री ज्ञान जीवनदास जी स्वामी जो कुंडल धाम के संत हैं, उनकी प्रेरणा से श्री स्वामी नारायण मंदिर कारेली बाग वडोदरा में कोरोना मरीजों की देखभाल और उपचार के लिए 50 बेड का कोविड केयर सेंटर चला रहा है। इसके अलावा इस संस्था से जुड़े व्यक्ति लगातार सरकारों को और दूसरी संस्थाओं को दान भी दे रहे हैं। ये तो मंदिर की खबर हुई। ठीक इतने ही यानी 50 बेड के हॉस्पिटल का निर्माण एक मस्जिद को भी ट्रांसफॉर्म करके किया गया है और संयोग से ये भी गुजरात में ही है, वडोदरा शहर में। जहांगीरपुरी इलाके की इस मस्जिद के ट्रस्टी इरफान शेख ने एएनआई को बताया कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामले बढ़े, ऑक्सीजन और बेड की कमी दिखी। इसके चलते हमने इस मस्जिद को 50 बेड के कोविड-19 सुविधा केंद्र में बदलने का फैसला किया और ऐसा करने के लिए रमज़ान के महीने से बेहतर और कौन सा अवसर हो सकता था।
सातवीं खबर, ये खबर नहीं है, एक राय है, एक सुझाव है। बहुत सारे मित्र हैं जो लगातार सोशल मीडिया के जरिए लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे भी ऐसे कई मित्र हैं, जिसमें शायर अभिषेक शुक्ल हैं, लेखक अशोक कुमार पांडे हैं, राजनेता कांग्रेस से जुड़े हुए बीवी श्रीनिवास हैं, भाजपा से जुड़े हुए प्रयागराज के हर्ष वाजपेयी है। एक लंबी सूची है, अलग अलग संस्थाएं सूचियां चला रही हैं, मदद कर रही हैं। लेकिन आज हम इसी मददगारों की लिस्ट में से एक व्यक्ति के जरिए आपको एक सुझाव देना चाहते हैं। लल्लन टॉप के दर्शक हिमांशु वाजपेयी से परिचित हैं, कमाल के किस्सागो, लखनऊ में हैं, लखनऊ से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और इस वक्त बहुत बेबस महसूस कर रहे हैं लखनऊ की हालत के चलते। हमने उनसे उनकी बेबसी का हाल सुना और फिर भी दरख्वास्त की कि जो बात वो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं वो लल्लन टॉप के कार्यक्रम के जरिए भी लोगों को बताएं कि कैसे आप मददगार हो सकते हैं, कैसे आप उम्मीद की बात हो सकते हैं। सबसे बुनियादी बात यह है कि ये जो एक नंबरों का पूरा जंजाल फैला हुआ है सोशल मीडिया पर, तो कोई भी नंबर आप बिना वेरीफाई किए हुए या वेरीफाइड नंबर अगर ना हो तो उसे आगे ना बढ़ाएं। अब वेरिफिकेशन के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप खुद किसी को नंबर देने से पहले उसे फोन करके उस नंबर पर पूछ ले कि क्या ये सही नंबर है, तब आगे बढ़ाएं। कई लोग ये कहते हैं कि इसमें क्या है कि बहुत टाइम जिसका नंबर है उसका खराब हो जाएगा सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए फोन करने पर। तो दूसरा तरीका ये है कि जिसको नंबर दें उससे हम ये फॉलो अप कर लें कि जो नंबर आपको दिया गया कि ये वेरीफाइड नंबर है, इस पे आपका काम हुआ, इससे बात हुई। अगर वो नहीं है तो हम उसी वक्त वो नंबर काट दें। एक बात। दूसरी बात यह है सोशल मीडिया पर मदद करने की इंपॉर्टेंट बात कि जो हम मदद का मैसेज लगाएं वो एक फॉर्मेट में लगाएं, डिटेल्स उसमें पूरी हों। यानी कि नाम क्या है पेशेंट का, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसकी एज क्या है, उसका लोकेशन क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका संपर्क सूत्र क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ये पक्की बात हो उस स्टेटस में जो हम लगाएं, डिटेल्स पूरी हों। और इसके अलावा एक बात है कि जब हम कोई स्टेटस लगाएं तो सिर्फ स्टेटस लगा के भूल ना जाएं, उस स्टेटस पे जो कमेंट्स आ रहे हैं उनको भी फॉलो करते रहें। उस स्टेटस को लगाने के बाद हमारे इनबॉक्स को भी चेक करते रहें, स्पैम को भी चेक करते रहें कि उसमें कोई मैसेज तो नहीं आया। एक और बात यह है कि अगर किसी ने हमसे कहा है कि स्टेटस लगा दीजिए हमारे बिहाफ पे ये, तो हम उसको भी ये कहें कि भाई ये स्टेटस हम लगा रहे हैं लेकिन इसके कमेंट्स आप फॉलो अप करते रहिएगा। एक बात। एक अगली बात यह है कि मदद करना ये भी हो सकता है कि जितने ये फर्जी नंबर हैं आप इन्हें एक दिन सिर्फ यही करें कि आप इन्हें वेरीफाई करें और जो नंबर सही ना हो उन्हें काटते जाएं। तो इस तरह से कुछ बेसिक चीजें हैं ये जो अगर आप कर सकते हैं तो बहुत मदद हो सकती है इसमें। इसके अलावा कुछ और चीजें कि कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं, हर शहर के अपने ग्रुप्स हैं, उनमें आप ज्वाइन कर सकते हैं और उनमें आप अपनी जो इनपुट्स हों, अपनी लीड्स हों वो डाल सकते हैं। कई वेबसाइट्स हैं जिनमें रियल टाइम डेटा अपडेट होता रहता है, कहाँ बेड है, कहाँ दवाई है, कहाँ क्या है, वो भी आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर हमें ये ध्यान में रखना होता है कि हमारा इरादा मदद करने का हो, मदद करने का माहौल बनाने का ना हो। अगर हम कोशिश ये करें कि हम कोई एक केस पकड़ें और उसी को फॉलो अप करें और उसी को अंजाम तक पहुंचाएं। अंजाम तक पहुंचाने का ये मतलब नहीं सिर्फ कि मदद हो ही जाए, कई बार नहीं हो पाती है। बस ये हम करें कि जहां तक उस केस को हम फॉलो कर सकते हैं वहां तक फॉलो करें, कोशिश करें। आपने 100 स्टेटस लगा दिए और उसमें 400 लोगों को टैग कर दिया, 500 नंबर आगे बढ़ा दिए, उससे कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। आप करें ये कि आप एक केस पकड़ें। मतलब अगर किसी को इंजेक्शन दिलवाना है तो आप ये जिम्मेदारी लें कि इसको इंजेक्शन दिलवा के ही दम लेंगे। फिर उसके लिए आपको कितने भी फोन करने पड़े, कितना भी बात करनी पड़े, आप करें और उसको दिलवाएं, या जहां तक हो सकता है वहां तक करें। तो फॉलो अप जरूर करें। जो भी अगर आप मदद करने का इरादा रखते हैं तो जो केस आप लगा रहे हैं उसका फॉलो अप जरूर करें कि उससे क्या हो रहा है। बस ये बातें आप ध्यान रखें तो किसी हद तक बहुत, तो जब इतनी बड़ी आपदा होती है तो सिस्टम ही बहुत सारी मदद कर पाता है, स्टेट बहुत सारी मदद कर पाता है, सरकारें कर पाती हैं, इंडिविजुअल लेवल पर उतनी मदद नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी अगर हम ये सब बातें भी ध्यान में रखें तो बहुत बड़ी मदद हम कर रहे होंगे इस दौर में। ये राह जो है बहुत हमवार, बहुत आसान हो रही होगी इसके जरिए से। अब उम्मीद की बात में 8वीं खबर की तरफ बढ़ते हैं। मुन्ना भाई एमबीबीएस के गीत की एक पंक्ति है, जीवन है बर्फ की नैया, नैया पिघले हौले हौले, चाहे हंस ले चाहे रो ले, मरने से पहले जीना सीख ले। ये जो मरने से पहले जीना सीखने की कला है, यही उम्मीद है।
और इसी बात की पुरजोर ताकीद कर रही हैं भारत भर की ढेर सारी संस्थाएं, ढेर सारे लोग, जिनके लिए जीवन देने से, जीवन बचाने से बड़ा कम से कम इस वक्त तो कोई और उद्देश्य नहीं है। ऐसी एक संस्था है इंडिया केयर्स। संस्था कहिए या फिर ट्विटर हैंडल, आपको ये ट्विटर हैंडल स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इसमें 2020 इसलिए लगा है क्योंकि पिछले साल ये बना था क्राउड सोर्सिंग मॉडल पर, कोविड की पहली वेव के दौरान, और उम्मीद थी कि एक बार कोविड केस कम हुए तो आगे शायद इसकी ज़रूरत ना पड़े, और बीच में ऐसा हुआ भी। लेकिन दुखद रूप से 2021 में अप्रैल के आते आते इस हैंडल को फिर से एक्टिव होना पड़ गया। इंडिया केयर्स कोविड केयर के मामले में डिमांड और सप्लाई दोनों ज़रूरतों का ख्याल रख रहा है। 21 अप्रैल 2021 को सिविल सर्विस डे के अवसर पर ओडिशा काडर के IPS अधिकारी अरुण बोथरा ने ट्वीट करते हुए सिविल सर्वेंट से इंडिया केयर के साथ जुड़ने का अनुरोध किया। इस विषय को लेकर 22 अप्रैल को जब लल्लन टॉप से उनकी बात हुई तो उन्होंने लोगों से भी अनुरोध किया कि अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना हो सके लोगों की हेल्प करें। ज़रूरी नहीं कि इंडिया केयर से ही जुड़ें, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप हेल्प करें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप मास्क भी पहनें, वैक्सीन भी लगाएं। और जानते हैं उन्होंने क्या कहा। दोस्तों, बड़ा मुसीबत का टाइम चल रहा है पूरे देश पे। मैं नहीं समझता कि हम सबकी ज़िंदगी में ऐसा कोई वक्त हमने देखा होगा। कभी सोचा नहीं था आज जिस तरह से लोग परेशान हैं हॉस्पिटलों में, घरों में। एक गुजारिश, अपील आप लोगों से करने आया हूँ। इस मुश्किल वक्त में देखिए, सरकारें कोशिश कर रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हो या केंद्र सरकार हो, लेकिन कोई भी सरकार ऐसी आपदा से अकेले पार नहीं पा सकती। ये हमें समझ लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। सरकार की कोशिशें अपनी जगह हैं, लेकिन पूरा देश जब तक ऐसी स्थिति में सामने नहीं आएगा, इकट्ठा हम नहीं होंगे, ये आपदा जाने वाली नहीं है। मेरा आप सबसे आग्रह है, जैसे आप देखें आज की तारीख में बहुत 3-4 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, बेड्स लोगों को चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, प्लाज्मा चाहिए, दवाइयाँ चाहिए। मुझे मालूम है ये ऐसा हर एक के बस का नहीं है कि हम ये चीज़ें इंडिविजुअली कर सकें, लेकिन जो हम कर सकते हैं, जैसे कुछ लोग मैंने सुना है कि कम बीमार हैं फिर भी उनको हॉस्पिटल बेड ऑक्यूपाई करते हैं, बिना उसके भी चल सकता है। बहुत से लोगों ने कोविड से लड़ाई जीती है, लेकिन वो प्लाज्मा डोनेट नहीं कर पा रहे या इस कारण से नहीं कर रहे। दवाइयों की भी बहुत किल्लत है, कुछ लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में, ऐसे दिनों में क्या कालाबाजारी करना, क्या 4 रुपए कमा लेंगे तो क्या हो जाएगा। मेरा बहुत विनम्र आग्रह है, जो भी हो, जहाँ भी हो, सरकारी अधिकारी हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं, दुकानदार हैं, जो भी आप जहाँ पे जिस भी हैं, जो स्थिति में आप हैं, जो भी देश के लिए कर सकें, इससे ज़्यादा बड़ा कोई मौका नहीं आएगा जब हम अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर सकें। एक छोटा सा इनिशिएटिव हम लोगों ने शुरू किया था पिछले साल, इंडिया केयर्स के नाम से। डिजिटल है पूरा, कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, हम किसी से 1 रुपया भी डोनेशन लेते नहीं है कैश, लेकिन और बहुत से लोग, हम जो 2,500-3,000 लोग उसमें जुड़े हैं। आपको सुन के अच्छा भी लगेगा, आश्चर्य भी होगा, 99% लोग अभी एक दूसरे से मिले नहीं हैं। कोई जानता नहीं कौन, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है। कोई अरुणाचल प्रदेश में है, कोई कश्मीर में है, कोई महाराष्ट्र में है, मैं उड़ीसा में हूँ। लेकिन देखिए, इतना लोग मिलकर, इतने लोगों की हमने, हजारों लोगों की पिछले साल मदद की थी। और अच्छी बात यह कि जब कोविड कम हो गया और हम लोगों को लगा कि चलो कोविड, क्योंकि कोविड के लिए ये संस्था बनाई थी हमने, तो हमने ये लगा कि कोविड खत्म हो गया तो अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम अपने अपने कामों में लगे। अपनी जिंदगी, हमारी हर आदमी की, मैं नौकरी में हूँ, बाकी लोग जहाँ जहाँ अपने काम में लग गए। लेकिन जैसे ही दोबारा ये मुसीबत आई, बिना बोले, बिना किसी के रिक्वेस्ट के, बिना कोई अपील के, सारे हमारे पुराने वॉलंटियर और भी ज़्यादा जो हमारे वॉलंटियर नहीं थे पहले, वो लोग भी हमारे साथ दोबारा से खड़े हो गए हैं, जुड़ गए हैं और बहुत काम कर रहे हैं। रात रात भर काम करते हैं। मेरे पास शब्द नहीं है प्रशंसा करने के लिए उनकी। जैसे आपको एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, अभी एक हमने कोविड हेल्पलाइन शुरू किया। हमें पता है कि हम लोगों को हॉस्पिटल में बेड नहीं दिला सकते, सबको ऑक्सीजन नहीं दिला सकते, लेकिन डॉक्टर्स ऐसे हैं जो बात कर सकते हैं उनसे फोन पे। अगर किसी मरीज से जो कम बीमार है, जिसको अभी हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, उससे डॉक्टर बात भी कर ले तो तसल्ली होती है, एक भरोसा आता है कि हाँ, मैं, कोई मेरी देखरेख कर रहा है। डॉक्टरों से हमने बात कराना शुरू किया। 19 डॉक्टर हमारे पास हमने शुरू किया था और आज एक दिन में हमारे पास 35 डॉक्टर हो गए।
इतने सारे डॉक्टरों ने खुद मैसेज भेजा कि साहब हमें भी इसमें जोड़ लीजिए। वो डॉक्टर कौन है, कहाँ है, मैं उनको जानता नहीं, लेकिन मानना पड़ेगा कि उन्होंने खुद अपनी तरफ से चला के बोला। कल करीब काफ़ी लोगों ने फ़ोन कर करके उनको कंसल्ट किया, हमने उनको सब जोड़ा है और काम अच्छा चल गया। इसी तरह से ब्लू डार्ट एक कंपनी है, कुरियर कंपनी, उनको हमने गुजारिश की कि लोगों के पास मेडिसिन, कई जगहों पे मेडिसिन है, छोटी जगह है जहाँ मेडिसिन अवेलेबल है, बड़े शहरों में कई जगह नहीं है। हमने कहा ऐसा हो सकता है कि ये मेडिसिन आप वहाँ से वहाँ पहुँचा दें, हमारे पास तो पैसा है नहीं। तो उन्होंने बड़ा ग्रेशियसली, आई मस्ट थैंक देम, उन्होंने कहा नहीं आप चिंता मत कीजिए, अगर इंडिया केयर्स की तरफ से, जो हमारी संस्था का नाम है इंडिया केयर्स, उसकी तरफ से अगर कोई कंसाइनमेंट आता है मेडिसिन का, क्रिटिकल मेडिसिन का, हम उसको भेज देंगे। तो जिसको भी हम बोल रहे हैं, जो भी जिसको गुजारिश कर रहे हैं, सब लोग मदद कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें और हैं जो हम कर सकते हैं। जैसे अभी हमने भुवनेश्वर कटक में शुरू किया कि अगर कोई कोविड पेशेंट है और घर में है और खाना उसके पास नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहा कुक फूड की, क्योंकि कोविड में है तो अकेला है घर में, खाना बनाने वाला कोई आता नहीं है और खुद बना नहीं सकते, आपकी तबीयत खराब है, तो अगर किसी को चाहिए तो हम उसका व्यवस्था करेंगे। यहाँ संस्था है राजस्थान सेवा संघ, उनसे बात की, उन्होंने कहा साहब कोई दिक्कत नहीं, जितने भी लोग ऐसे होंगे हम उनको खाना पहुँचाएंगे। कह ये रहा हूँ कि जिसका जहाँ बस चले, जो जो आप कर सकें आप जरूर करें। इंडिया केयर्स जिसके बारे में बता रहा हूँ, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ट्विटर पे हम लोग बहुत एक्टिव हैं, उससे आप जुड़ें, स्वागत है। आप अकेले करें वो भी अच्छा है, आप किसी और संस्था से जुड़ें वो भी अच्छा है, आप सरकार के काम में मदद करें वो भी अच्छा है, आप जर्नलिस्ट हैं, आप इन चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को एम्पलीफाई करें वो भी अच्छा है। जो भी कर सकें पॉजिटिव करें, देश के लिए करें। आज जैसा दिन कभी आएगा नहीं, और मैं जैसे कहता हूँ कि मुसीबत का टाइम है, सेवा का मौका है। मुसीबत बहुत लोग देखते हैं, खुद के लिए बहुत लोग करते हैं, लेकिन ऐसा सेवा का मौका दूसरों के लिए करने का फिर नहीं मिलता है, हर एक को नहीं मिलता है। जरूर करें और सबको मिलकर इस मुसीबत से बाहर निकालें, खुद निकलें और लोगों को बाहर निकालें। आखिरी बात, वैक्सीन जरूर लगाएं। मैंने वैक्सीन लगाया है 2, और मैं डेटा देख रहा था, जो भी लोग बोलते हों, लोग जो भी गुमराह करते हों, लोग जो भी भ्रम फैलाते हों कि वैक्सीन काम की नहीं है, बात ठीक नहीं है। मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। पिछले साल आपने देखा होगा कि पुलिस के कितने लोग शहीद हुए कोरोना ड्यूटी करते हुए, और कितने लोगों को बीमार हुए। इस बार पुलिस के लोग बीमार कम पड़ रहे हैं। क्यों कम पड़ रहे हैं आप बताइए? इसलिए कम पड़ रहे हैं कि पुलिस वालों को शुरू से ही वैक्सीन दे दी गई थी। हम लोगों को, पुलिस वालों को वैक्सीन मिली है तो हम लोगों में से कम बीमार पड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वैक्सीन 100% बचा सकती है, लेकिन उससे आपकी बचत बहुत ज़्यादा होती है। वैक्सीन जब आपको मिले आप ले लीजिए, मास्क लगाएं जरूर, मास्क के बिना नहीं जाएं। जो भी आपको वैसे बता दूं कि मैं, क्योंकि ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं अपने कमरे में अकेला हूँ, तो मैंने मास्क नहीं लगा रखा। मेरे यहाँ कोई भी आता तो मैं तुरंत मास्क लगाता हूँ। कल को आप ये नहीं बोलेंगे आपने तो मास्क लगाया नहीं, तो मैं आपको ये भी बता दूँ मैं इस समय अकेला हूँ, कोई है नहीं मेरे आसपास। अगर आप इंडिया केयर से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इस ट्विटर हैंडल का लिंक दिया है। जिस गीत की बात हमने पिछली खबर में की, उसी गीत की एक और पंक्ति है, अरे पागल ये मत सोच कि जिंदगी में कितने पल हैं, ये देख कि हर पल में कितनी जिंदगी है। हॉस्पिटल की जिस वीडियो से हम आज के शो का अंत करने जा रहे हैं, उसे देखते हुए मुन्ना भाई MBBS का ये गीत और उसका पिक्चराइजेशन याद आता है। वही उम्मीद बनती है। हमारा ख्याल है उम्मीद की बात का इससे सुंदर उपसंहार नहीं हो सकता। वीडियो देखिए, वीडियो में जो गाना बज रहा है वो आपको नहीं सुना सकते, लेकिन इस दौरान अमेरिकी कवयित्री लिंडा पास्टन की कविता का एक अंश जरूर पढ़ सकते हैं। दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घट रहा है ऐसा, जो खरामा खरामा पहुंच ही जाएगा यहाँ तक। बिना कागजात, बिना पासपोर्ट आ जाएगा कोई वायरस और धर दबोचेगा मुझे, जब मैं मिला रही होंगी किसी से हाथ या चूम रही होंगी कोई गाल। मगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घट रहा है ऐसा, जिसके खिलाफ नहीं है कोई तैयारी। सिर्फ वही दोनों बुढ़ाते साजिश करता, उम्मीद और किस्मत। उम्मीद की बात, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर बताइए। कुछ लोग आकर कह सकते हैं कि जब सब तरफ निराशा है, जब लल्लन टॉप को सरकारों की जवाबदेही तय करनी चाहिए, तब इस तरह की बात का क्या मतलब। आप लल्लन टॉप की वेबसाइट पर, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पर जाकर देखिए। पूरे दिन यही कर रहे हैं, लेकिन यही करते करते हमारे भीतर से संवेदनशीलता का सोता न सूख जाए। इसलिए हमें ज़रूरी लगा कि इन मददगारों की बात भी आप तक पहुंचाई जाए। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। यदि आपकी नज़र में कोई है जो इस वक्त उम्मीद की बात बना हुआ है, तो उसकी जानकारी आप लल्लन टॉप तक ज़रूर पहुंचाइए। हमारा पता है covidcare@lallantop.com। प्रणाम।